नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, डायरेक्टर प्रयास आईएएस। यह परिचय अक्सर देता रहता हूं और देने में बड़ा हिचकिचाता रहता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ नए लोग जुड़ते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो आदमी बोल रहा है आखिर क्यों बोलने आया है और क्या बोल रहा है और कौन है। तो मैं आज आपको बता दिया, पहले तो मैं बता दिया मैं कौन हूँ, क्या बोलने आया हूँ। पीछे आप चित्र से आप समझ जाएंगे कि दुनिया के बारे में कुछ बोलने आए हैं। और क्यों बोलने आया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 13 जून को यूपी पीसीएस और 27 जून को आईएएस यानी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा है। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस को कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई मुख्य परीक्षा का मूल चूल अमूल चूल या समग्र तरीके से विषय है। ऐसा नहीं है। आप प्रश्न पत्र को उठा के देखिए, आपको मुख्य परीक्षा की पूरी समझ के साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में उतरना चाहिए और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक कोर सब्जेक्ट है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत छोटा सा मैं ब्रीफ ले दूंगा आपको, बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आप इसको समझ सकें, देख सकें और दुनिया को पहचान सकें। आपकी हो सकता है कुछ हद तक आपके अध्ययन में, काफ़ी हद तक, वैसे तो कुछ हद तक सही नहीं है, काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी पूरी दुनिया को समझने में कहाँ से कहाँ चलना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या? अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप ऐसा समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे, जैसे कोई दुनिया में समस्या होती है, उसको समाधान चाहिए और समाधान के लिए संबंध चाहिए, सहयोग चाहिए। यही सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत का ताना बाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कोर में यानी कि संबंध रहता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोर ही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और इसकी प्रकृति क्या है? अगर हम कहें कि हमारी राष्ट्रीय शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, अगर मैं विदेश नीति के इतिहास पर जाऊं भारत के, अगर मैं नीति किस तरीके से निर्धारित की जाती है विदेश नीति को, उसके संदर्भों पे जाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय हित को कैसे नापा तौला मापा जाता है, उन तमाम पक्षों पे जाया जाए, तो आप पाएंगे धीरे धीरे कि कोई भी देश, भारत ही नहीं कोई भी देश, अपने राष्ट्रीय हित को पहले सुरक्षित करता है, तब वैदेशिक संबंध को बनाता है। यानी किसी समस्या को हल प्राप्त करता है कब? जब अपने राष्ट्रीय हित को कर लेता सुरक्षित तब। जैसे कि आप भारत पाकिस्तान में देखिए, कितने साल के मसले हैं, लेकिन हल तभी दिया जाएगा जब राष्ट्रीय हित को कोई नुकसान ना हो। समस्या हो सकती है, रह भी सकती है, लंबे समय तक रह सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं हो सकता। चीन कितना भी कैसा हो, राष्ट्रीय हित से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे जितनी बार भी मिले, कितने बार भी गले मिले, कितने मसौदे पे साइन करें, राष्ट्रीय हित को बिना ध्यान में रखे कोई समझौता, कोई बातचीत संभव नहीं है। यानी कि पड़ोस हो या दुनिया का कोई देश, राष्ट्रीय हित यानी भारत अपने राष्ट्रीय हितों को पहले नंबर पर रखेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अमेरिका जैसे फर्स्ट है, वैसे भी इंडिया को भी फर्स्ट रखना चाहिए स्वयं को। हालांकि मैं यहाँ राष्ट्रीय हित की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट तो लोग रखते ही हैं। आजकल तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ा बेहतर नीति के लिए तो भारत जाना ही जाता है, थोड़ा पहले से तुलनात्मक बेहतर नीति के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ और ये चर्चा करूँगा, और वैसे भी इसका पूरा संदर्भ समझेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दुनिया, 1945 के जब वर्ल्ड वार खत्म होता है दूसरा वाला, तब से गुट निरपेक्ष की जो एक अवधारणा देखने को मिलती। पहले तो दो ध्रुव बनेंगे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। बाद में 1961 आते आते हुआ बेलग्रेड में पहला सम्मेलन गुट निरपेक्ष का, यानी कि उन ध्रुवों के बीच में से एक नया ध्रुव जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के तमाम देश जो इनसे अलग अपना राय रखते थे, जो बनाए। क्या है उसकी प्रासंगिकता, किस तरीके का है उसका दृष्टिकोण, कहाँ है सोवियत संघ? क्या सोवियत संघ का नेतृत्व रशिया करता है जो 90s में आते आते 1990 आते आते ख़त्म हो गया था, या अमेरिका एक पोल है, या आज मल्टीपोलर यानी कि कई ध्रुव उभर रहे हैं? ये समझ करके और संगठनात्मक तरीके से समझकर, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी तमाम इकाइयों को समझना, तमाम तरीके के देशों को, समूहों को समझना, जैसे G20 की बात कर लीजिए, सार्क की बात कर लीजिए, SCO की बात कर लीजिए, ब्रिक्स की बात कर लीजिए। अभी अभी 12 मार्च को देखा होगा क्वाड, इस पर एक दिन मैं अलग से चर्चा करूँगा। क्वाड की बात कर लीजिए, जिसमें कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैं, जो
एक प्रकार से कह सकते हैं कि चाइना को कसने के लिए जो दक्षिण चीन सागर पे का अधिकार जमाने का प्रयास करता है, और हमारे लिए तो और मुसीबत है कि हिंद महासागर में भी दखल देता रहता है। तो कुल मिलाकर के किस तरीके से संगठनात्मक संदर्भ हैं, उन सभी के अध्ययन के साथ साथ आपको विश्व भ्रमण करना होता है, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, यहाँ तक कि एक समग्रता में यह समझ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आपके पास होनी ही चाहिए। ये होने से फ़ायदा दो होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न भी हल होता है और मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न हल होता है। लेकिन ध्यान रखना कि मुख्य परीक्षा का प्रश्न बिना लिखे हल नहीं होता है। तो मेरी पढ़ाई में, मेरी कक्षा में बिना लेखन की बात किए मेरी बात अधूरी रहती है। तो मैं अब आता हूँ इसमें, और मैं थोड़े समय में आपको समझा देता हूँ, बड़े जल्दी चलूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंडिया दिखेगा आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर ले लूँ तो उससे मिल जाएगा कि भैया क्या कुछ चित्र तो बनाएंगे तो पता चलेगा। जैसे ये इंडिया है, ठीक, इस इंडिया से अगर आप संबंध को द्विपक्षीय देखें तो आप 8 देशों से, 7 देशों से कर लीजिए, आप बना सकते हैं। जैसे चाइना से पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देश हो गए, भूटान और नेपाल 5 देश हो गए, बांग्लादेश 6 हो गया, मालदीव और श्रीलंका 6, 7, 8 हो गए, और भारत स्वयं में एक 9वां है। हालांकि सार्क देशों में सदस्यों की संख्या 8 ही है, चाइना उसमें आता नहीं है, लेकिन चाइना दुश्मन पड़ोसी, इसलिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसको। पाकिस्तान को शायद कम पढ़ना पड़ता है, चाइना को हम ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान भी दुश्मन है, पर चाइना कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी पर उतरा हुआ है, उतर भी गया है नज़रों से और उतरा हुआ है। लद्दाख में देखा होगा भी सब समस्या थी, थोड़ा हल की ओर है, चीन की सेना होना लौट गई है। फिलहाल अपना भी ठीक है भाई, लड़ाई झगड़ा हम चाहते भी नहीं हैं। और अब आता, अगर आप इन पड़ोसियों को पढ़ लेते हैं, इसमें एक्सेप्ट चाइना, तो सब सार्क देशों के सदस्य हैं, जो 1985 में सार्क बना था। 2016 में जो इस्लामाबाद में उसकी एक मीटिंग होने वाली थी, सम्मेलन सार्क का, वो भी पठानकोट, उरी ऐसे घटनाओं के चलते जो किया था आतंकी हमला, उसके कारण ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। यानी सार्क भी खटाई में, उधर गुटनिरपेक्ष का भी स्थिति काफ़ी अच्छा नहीं है, प्रासंगिकता का उसका भी लोप उसका भी दिखता है, और ऐसे सार्क की हालत हो गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऑर्गेनाइज, वैसे WTO के बारे में ये क्वेश्चन होता है, अभी देखेंगे WHO पर ही ट्रंप का क्वेश्चन था। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस बनाने या उस एक्शन में क्या नहीं रह पाते हैं, क्या वजह रह जाती है। यानी परिस्थितियां बदलती हैं तो संगठनात्मक बदलाव अगर नहीं हुआ है तो क्या उनमें दीमक लग जाते हैं, ये चीज़ भी समझने वाली होती है। लेकिन अभी चलते हैं यहाँ पर, जब आप ये अड़ोस पड़ोस को समझ लेंगे तो सार्क भी समझ में आएगा, चाइना से समझिए, द्विपक्षीय संबंध भी समझिए और संगठनात्मक भी समझिए, और सार्क के उद्देश्यों के साथ इसको समझिए कि आखिर सार्क जो बनाया गया था किस उद्देश्य से बनाया गया था, उसके अंतर्गत इनको समझेंगे। और द्विपक्षीय के तहत ओके हो गया। अब जैसे यहाँ मान लो चुनाव हुआ, राजनीति बदलती है, तो द्विपक्षीय संबंध में भी थोड़ी सी अपनी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। इस सब को ध्यान में रख करके सब चलता है, इसी को बोलते हैं समसामयिक अध्ययन, जो बदलाव के साथ होता है। जैसे गोटबाया श्रीलंका में राष्ट्रपति बने तो हम लोगों को लगा कि भैया ये तो थोड़ा चाइनीज पक्ष का है, हमारा थोड़ा ऐसा रहेगा हिसाब किताब, तो ये सब दिमाग में आता रहता है। अब आते हैं हम सार्क देश, जैसे ये दक्षिण का देश, अभी तक जो हम बात कर रहे थे दक्षिण की बात, हालांकि ये पूर्वी एशिया में आता है, चाइना की बात मत करिए, चाइना एक्सेप्ट इधर बात है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है सार्क। अब हम अगर उतरेंगे इधर तो आ जाएंगे दक्षिण पूर्व की तरफ। दक्षिण पूर्व का मतलब हम आसियान की बात करने जा रहे हैं, 10 देशों की बात करने जा रहे हैं, म्यांमार की बात करने जा रहे हैं, इंडोनेशिया की बात करने जा रहे हैं, इधर हम मलेशिया वगैरह के, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सब की बात करने जा रहे हैं। इसमें हम और भी लॉर्ज कर दें तो वियतनाम, ताइवान वगैरह, दक्षिण कोरिया, ये सभी की बात करने जा रहे हैं। और जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो जाहिर है दक्षिण चीन सागर की भी बात करते हैं, जिस पर वो चाइना अपनी दादागिरी, अपनी पपौती समझता है कि इसके पुरखों ने चीन का तालाब खोद करके पानी भर करके तब दक्षिण चीन सागर बनाए थे, इसलिए इस पर रजिस्ट्री हमारी ही है। जबकि आपको एक आइडिया दे दें कि पूरे साल में बच्चा, पूरे साल में $5 ट्रिलियन, जैसे कि हम 2024 में भारत क्या चाहता है कि 2024 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है लगभग $2.25 ट्रिलियन की है। कोरोना में पता नहीं कहाँ हो गई होगी, लेकिन उसके पहले यही हाल था। और 2024 तक मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि साहब इसको $5 ट्रिलियन करना है, उतना जितना हम 24 तक करना चाह रहे हैं। पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो दक्षिण चीन सागर में उतने का व्यापार होता है,
कितने का? $5 ट्रिलियन का व्यापार होता है। और उस पर एकाधिकार कौन जमा के बैठा हो? चीन। यानी कि उसके पुरखों ने जो तालाब खोदा था दक्षिण चीन सागर वाला इलाका, तो उसमें पानी बाल्टी बाल्टी भर भरे थे, इसलिए चाइना कहते हैं भैया रजिस्ट्री हमारी ही है। ऐसा है नहीं असल में, है ना। तो उस पर सबका सर्वाधिकार, अभी देखे होंगे बहुत वहाँ पर भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, उसमें मिल करके अपना जो एक एक्सरसाइज करते हैं। दुनिया के और देश भी उसमें, आसियान के भी देश उससे परेशान हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा कम बोलते हैं क्योंकि उसका जो सहसंबंध और रिश्ता है, या जो कहा जाए उसकी दादागिरी है, जो उसका व्यापार बाजार है, उसके मद्देनज़र कई चीज़ों में कहीं ना कहीं आदमी दबी जुबान बोलता है। बट आसियान के बहुत सारे देश उससे परेशान हैं, दक्षिण चीन सागर उसकी मोनोपोली के लेकर। और वहाँ तो वहाँ छोड़िए, हिंद महासागर में भी उसकी मोनोपोली चल रही है। यानी कि मोनोपोली उतनी तो नहीं है, लेकिन भारत के लिए तो चिंता का विषय हो गया। लेकिन इसी में एक अच्छी बात ये हो गई जो यहीं चर्चा कर देते हैं, जो 12 तारीख को अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का, क्वाड, चतुष्कोणीय, चतुष्पक्षीय, ये जो मसला उभरा है, ये दक्षिण चीन सागर में चीन को घुटने पे लाने या संतुलित करने के लिए हुआ। इससे एक फ़ायदा होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की साख या भारत की ताकत बढ़ सकती है। ठीक है, ये चीज़ें समय के, यही होता है, यही है समसामयिकी कि कहाँ से चीज़ों को कैसे जोड़ दिया जाए। लेकिन हम यात्रा को बीच में भटकाना नहीं चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम यहाँ पर जब आसियान की तरफ थोड़ा आगे निकल जाइए, एपेक की तरफ, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये तमाम को पढ़ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं पढ़ना ये भी जानना है। अब वहीं पर टोंगा है, उसको तो पापुआ न्यू गिनी, ये सब थोड़ी पढ़ते रहेंगे आप, यानी कि ये नहीं पढ़ना है। तो जो आसपास है उनका मेज़र स्केल की चीज़ें हैं, ताकि माप तौल में जैसे असरफियाँ तौलिए, अब भूस तौलते रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ का अध्ययन करके जब आगे बढ़ेंगे तो आप ऊपर की तरफ चले जाए। जैसे हमने कहा इधर ताइवान, वियतनाम वगैरह आपने पढ़ लिया, म्यांमार वगैरह पढ़ लिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया सब पढ़ लिया आपने, द्विपक्षीय पढ़ लिया, आसियान के नाते पढ़ लिया। भारत हमारे यहाँ क्या भारत क्या आसियान में कहाँ बाजार है और आसियान से हम क्या अपेक्षा करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम चाहते हैं कि आसियान के देश हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, आसियान सोचते हैं कि हम उनके यहाँ पहले आएँ। हालांकि भारत पूरब की ओर देखो होता था, अब पूरब की तरफ देखता ही नहीं है, एक्ट ईस्ट हो गया है ना। पहले हम लोग पश्चिम की तरफ देखते थे, अब पूरब की तरफ देखते नहीं, एक्ट कर रहे हैं। अब सिर्फ देख नहीं रहे हैं, पश्चिम भी जा रहे हैं, पूरब भी जा रहे हैं, उत्तर भी जाएंगे, दक्षिण भी जाएंगे। ये तो दुनिया है भाई, हर जगह जाना पड़ता है। इधर आके देखो, ये जापान है। अगर हम जापान की तरफ चलते हैं तो अब हम अगर जापान को समझ लेते हैं, इस जापान के मोटिव को, अगर हम यहाँ पे जापान का अध्ययन कर लिए तो द्विपक्षीय जापान को आप जानते हैं, बुलेट ट्रेन वगैरह उन्हीं की कृपा से आ रही है। तो जापान के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है इस टाइम, बहुत ही, सिंजो अबे के टाइम से तो बहुत अच्छा हुआ, अभी भी बहुत अच्छा है। अभी क्वाड में हमने देखा कि जापान हमारे साथ है ही। और 2007 में बच्चा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2007 में क्वाड का जो पहला दिमाग में बात आई थी वो जापान के ही दिमाग में आई थी। यानी दक्षिण चीन सागर से और चीन से जापान बहुत परेशान है। तो उसी का कंसेप्ट, हालांकि वाइबल अभी हुआ है, लेकिन ये कंसेप्ट 2007 का है, ठीक है ना। और वो जापान के दिमाग की ही उपज थी। खैर, यहाँ पर आएंगे, जैसे ये सब पढ़ लेंगे आप सीधे रसिया की ओर चले आइए, रशिया की तरफ। रशिया नैसर्गिक मित्र है, खटाखट फटाफट पढ़िए इसको। इसमें कोई फंट बट आलोचना वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, क्वाड से एक चीज़ है कि जहाँ चीन की सांस रुक सकती है, यानी चीन चित हो सकता है, वहीं रसिया को भी थोड़ा कष्ट है, क्योंकि उसको भारत को लेकर के भी कई चिंताएं हैं। ये क्वाड वाले में हम आपको बताएंगे कि रसिया ऐसा क्यों सोचता है। खैर, रशिया की बात करेंगे तो नीचे उतर जाइए थोड़ा सा, पश्चिम एशिया की तरफ चलते हैं। एशिया का इधर वाला हिस्सा छोड़ के पश्चिम, इधर सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट की तरफ और पश्चिम एशिया की तरफ आएंगे। पश्चिम एशिया की तरफ देखेंगे, मिडिल ईस्ट की तरफ, मिडिल ईस्ट वगैरह जैसे दुबई वगैरह जो आप बोलते हैं ना, यूएई वगैरह की बात करते हैं, ये सब मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं। और ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये तमाम की बात, ये पश्चिम एशिया, भारत पश्चिम एशिया जाना चाहता है। जब इधर हम आएंगे, ईरान का चाबहार जानते हैं, और 72
किलोमीटर जो पाकिस्तान का ग्वादर है, जहां चीन पहुंच चुका है, और चाबहार जहां हमने समझौता किया। वैसे कोरोना काल में कुछ समय पहले 2020 में यह भी आया था कि ईरान का समझौता चाबहार को लेकर चीन के साथ है, लेकिन इसका कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो अभी आप यही समझ के चलिए कि भारत के साथ उसका इतना असंतुलन ईरान के साथ नहीं हुआ। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। आपको याद होगा कि ट्रंप ने ईरान पे बैन लगा दिया था और भारत पर यह दबाव बनाया था कि हम उससे खरीदारी पेट्रोल डीजल की ना करें, और 2 मई 2019 से हम ईरान से तेल वगैरह नहीं लेते हैं। जबकि ईरान से तेल लेने का फ़ायदा क्या था, पैसा भी बाद में चुकाना पड़ता था, प्रीमियम चार्ज भी नहीं देना पड़ता था। और सऊदी अरब वगैरह में ये दोनों हो गया, नकदी भी देना पड़ता है, प्रीमियम भी देना पड़ता है, और भी कुछ कंडीशंस हैं उसके साथ। फ़िलहाल ईरान का नाराज़ होना थोड़ा वाजिब है, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप ही लोग तो कहते हैं, तो संभालेंगे अपना कि चाबहार चीन के हाथों में न जाने पाए, ग्वादर भी चला जाए पाकिस्तान से, ईरान से चीन का ये चाबहार भी चला जाए, तो जो हम $2 अरब से ज़्यादा का रकम अफ़गानिस्तान में खर्च कर रहे हैं, रेल की पटरी वगैरह बिछा रहे हैं, कि चाबहार से हो करके हम पश्चिम एशिया में बाज़ार खड़ा करेंगे और पश्चिम एशिया के जो नसें हैं उसकी नस तोड़ देंगे, ताकि उड़ता पंजाब फिर दोबारा ना होने पाए। ओके, अच्छा, अब आते हैं इधर तरफ आएंगे। आप इजराइल की बात करिए, ईरान की बात करिए, इराक की बात करिए, कुवैत की बात करिए, सऊदी की बात करिए, तमाम जैसे गल्फ़ कंट्री की बात कर लीजिए, ये पूरा पढ़ लीजिए। ये पूरा एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर यूरेशिया का कुछ इलाका आपके अध्ययन में आ जाता है। ओके, इतना अध्ययन करने के बाद थोड़ा सा और पश्चिम चले जाइए तो यूरोप आ जाएगा। पश्चिम गए यूरोपीय संघ के साथ भारत का रिश्ता पढ़िए। इंग्लैंड अब चूंकि ब्रेक्जिट हो गया, ब्रिटेन का एग्जिट यूरोप से, तो उसका अलग से अभी सुनने में आ रहा है कि बोरिस जॉनसन साहब हो सकता है अप्रैल या मई में भारत आ सकते हैं, लेकिन कोरोना चल रहा है ना, अभी भी देखिए विस्फोटक है, पता नहीं क्या स्थिति होगा, लेकिन एक अंदाज़ा ऐसा है कि उम्मीद है, अभी डेट उट का पता नहीं है। अब यहाँ से जब पूरा यूरोप का पढ़ लेंगे, अब आप आगे बढ़ जाइए। ये देखिए, आपने पूरा एशिया समझ लिया बांट करके, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए, ऊपर रसिया से होते, इधर गल्फ़ कंट्री से होते आप चले गए, इधर आराम से चले जाइए, ठीक है। फिर आप अटलांटिक महासागर उत्तर वाला हिस्सा, उत्तरी अटलांटिक को पार करके अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की तरफ चले जाइए। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन 3 देशों से हमारा रिश्ता को ठीक से समझना है, द्विपक्षीय। जैसे साफ्टा होता है वैसे नाफ्टा इधर होता है। तो हम साफ्टा और नाफ्टा का भी कभी तर्क देते हैं, आपस में कोरिलेट करते हैं। तो खैर, तो यहाँ पर साफ्टा के जो देश हैं, एक नाफ्टा के जो देश हैं, नाफ्टा, तो इस प्रकार से कहा जाए तो मैक्सिको और अमेरिका, कनाडा के कंट्री के द्विपक्षीय संबंध को पढ़िए। ठीक नीचे उतर जाइए, नीचे यानी कि नीचे साउथ की तरफ उतर जाइए तो आप दक्षिण अमेरिका चले जाएंगे। ब्राज़ील वगैरह के खूब दवाई दिया है आपने, कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं कि नहीं? दवाई दे रहे हैं, कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। इस समय उसने ब्राज़ील का राष्ट्रपति क्या कहा था मोदी जी को कि वो हमारे हनुमान हैं, ठीक है ना। एक प्रकार से हम सब जगह संजीवनी बांट रहे हैं, और हम वैक्सीन की जो डिप्लोमेसी है उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम समझते हैं कि भारत की कूटनीति चाहे जिस लेवल की हो, इन दिनों बहुत ही वाइबल है। और मेरी एक किताब है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक समसामयिक विवेचन, अगर संभव हो तो उसको भी पढ़िए। आपको बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे वाक्यों में परीक्षा की दृष्टि से उसको बनाया गया है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल दक्षिण अमेरिका का अध्ययन करिए। दक्षिण अमेरिका से क्या करिए, आप साउथ जो ये दक्षिण वाला अटलांटिक महासागर है पार करके अफ्रीकन कंट्री में घुस जाइए। और अफ्रीका में जानते हैं इस समय भी 17 देश ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं कोरोना के। 45 देशों में 17 देश रेड जोन में चल रहे हैं। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अफ्रीका के साथ भारत का कैसा रिश्ता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको ब्रिक्स याद आता है। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील होता है ना। आर का मतलब रसिया होता है। ब्रिक्स, सी का मतलब चाइना, आई का मतलब होता है इंडिया, और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। तो आप ज़रा देखिए कि रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, और इधर जा कर के इस तरफ देखेंगे तो ब्राज़ील है ना। तो जब क्वाड की बात आ रही है तो चर्चा ये भी हो रही है कि एक तरफ भारत क्वाड में शामिल होकर के
चीन की डिप्लोमेसी को या चीन को घुटने पर लाने का प्रयास कर रहा, वहीं ब्रिक्स में भी है जो विकसित और विकासशील देशों का पुल के रूप में काम कर रहा है। खैर, ये अलग बात है कि होली पे गले मिलेंगे और दीपावली पे पटाखे फोड़ेंगे। अब दोनों त्यौहार होते हैं लेकिन मनाए तो दो तरीके से जाते हैं। संगठन जिस उद्देश्य से बने हैं काम वो होंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर जैसे ही साउथ अफ्रीका से चले, इधर आप इधर निकल लीजिए, क्या बोलते हैं, मॉरिशस वगैरह होते हुए आप सीधे बम्बई में आ जाइए। जैसे वास्को डी गामा आ गया था, आप इधर उतर जाइए, मतलब इंडिया में आ जाइए। ठीक, इंडिया में आने के बाद आप इंडिया से गए थे, इंडिया में चले आए, यानी कि सार्क से गुजरे, फिर आसियान में गए, एपेक गए, जापान गए, रशिया गए, पश्चिम एशिया गए, मिडिल ईस्ट गए, पश्चिमी देश यानी यूरोपीय देशों में गए, फिर आप कनाडा गए, अमेरिका गए, मैक्सिको गए, वहाँ से नीचे उतरते हुए ब्राज़ील वगैरह होते हुए थोड़ा कैरिबियाई देशों को आप ध्यान दे सकते हैं, जहाँ पर आप जानते हैं काला धन बहुत जमा है, वहाँ 2-2 कमरों का बड़ा बड़ा विश्व बैंक चल रहा है। तो ये सब होते हुए अफ्रीका चले आए और अफ्रीका से सीधा फिर इंडिया प्रवेश कर गए। विश्व का भ्रमण हो गया। यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भीतर की समझ विकसित करनी होती है, यही दृष्टिकोण विकसित करना होता है।